बात हमारी चल रही थी कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं अपनी चीज़ों के साथ, अपना मतलब अपना कुछ नहीं देना चाहते, या फिर इन लोगों के पास जो नंबर वन जो चीज़ होगी वो किसी को नहीं देंगे। जिस तरह के इंडोमेंट बाइज इन लोगों में पाया जाता है, अगर आप उनको कोई चीज़ पहले चूज़ करवा लें, आप उनको बोलें कि आप दो कोई साइकिल्स रख लें, तो आप बोलें कि ये पहली साइकिल आपकी है और दूसरे नंबर वाली साइकिल अगर आप लेना चाहें, तो वो क्या करेंगे, वो जिनके पास पहले जो हम दे चुके हैं वो बोलेंगे हम इसी को ही रखेंगे, हमें दूसरी नहीं चाहिए। बेशक दूसरी उससे ज़्यादा अच्छी क्यों में तेज़ क्यों ना हो, उन लोगों को फ़ायदा नुकसान से कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो पहले हमारे पास आ गई है चीज़ वो हमारी है। ये ये कुछ लोगों में नहीं बल्कि 80% ये वाला बाइस। उसके बाद अ वाइज मैन शुड हैव मनी इन हिज हेड बट नॉट इन हिज हार्ट। जो हैं कि एक अक्लमंद इंसान जो है वो अपने पैसों दिमाग है वो अपने दिल से काम नहीं करता। इसीलिए इंडोमेंट बाइस की जनरल डिस्क्रिप्शन, endowment bias general description: people who exhibit endowment bias value an asset more when they hold property rights to it than when they do not। endowment bias जिन लोगों में पाया जाता है वो यही होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर उनके पास या उनको ये बता दिया जाए उन लोगों को कि आपका ये घर था लेकिन अब आपके पास नहीं है, तो उनके उनके वो वैल्यू बढ़ जाएगी। वो बोलेंगे वो घर अगर हमारे पास होता तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता, बेशक अगर उसकी वैल्यू ना भी हो। लेकिन वो ये सोचते रहेंगे कि हमारे पास अगर वो चीज़ होती, अगर वो मोटरसाइकिल होता तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती। ये ऐसे लोगों में पाया जाता है। इंडोमेंट बाइस इज इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं ऑपोजिट विद स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी। ये स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी के ऑपोजिट है। अगर मैं स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में अगर बात करता चलूँगा तो ये टॉपिक से हट के बात होती चली जाएगी और बहुत लंबी डिस्कशन है स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में। इसी तरह endowment bias can affect attitudes toward item on over long periods of time or can crop up immediately as the item is acquired। endowment bias affect करता है attitudes को toward items, item के बनिस्बत ये affect करता है attitudes पे। अब हम अगर इसकी जन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पे जाएं तो endowment bias is described as a mental process in which a differential weight is placed on the value of an object। ये मेंटल प्रोसेस है इंसान का कि किस तरह endowment bias को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो मेंटल प्रोसेस है ये कि किस तरह किसकी वैल्यू किस तरह वो बंदा रखता है। ये वो बंदा ही जानता है कि अगर वो एक घर रख रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन चूंकि वो उस घर के साथ इमोशनल है। लेकिन अब इसी के बिना अगर हम मवाजना करें तो दूसरा बंदा है वो घर इसलिए रख रहा है कि उस बंदे को उससे फ़ायदा भी है और वो इसलिए भी रख रहा है कि वो उसके साथ कॉन्शियस है, इमोशनल है। तो इसी तरह जनरल डिस्क्रिप्शन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन से भी हमारी बात होते होते अब हम आए हैं। प्रोफेसर रिचर्ड थेलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो डिफाइंस द इंडोमेंट्स बाइस। प्रोफेसर रिचर्ड थेलर डिफाइन करते हैं endowment bias को: if out of pocket costs are viewed as losses and opportunity costs are viewed as a foreign gains, the former will be more heavily weighted. Furthermore, a certain degree of inertia is introduced into the consumer choice process since goods that are included in the individual's endowment will be more highly valued than those not held in the endowment. Citrus paribus. This follows because removing a good from the endowment creates a loss while adding the same good to an endowment without it generates a gain. Henceforth, I will refer to the underweighting of opportunity cost as the endowment effect। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इफ़ेक्ट करती है। अब ये वही बात है जो मैंने पहले सादा अल्फाज में बयान कर दी कि इन लोगों को नुकसान से और फ़ायदे से ये बहुत सोचते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत सोच के अपना काम करते हैं। ये दिल से काम नहीं करते, ये दिमाग से काम करते हैं। ये सोचते हैं कि हम लोग अगर ये काम करें तो क्या इसके साथ हमें इमोशनल हो जाना चाहिए, या अगर हम ये काम करें तो इसमें हमें फ़ायदा है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी वैल्यू, असल में इसकी क्या वैल्यू है, हमें इसमें कितना गेन आएगा, हमें इसमें कितना लॉस होगा। ये लोग